क्या यह जिम्मेदारी भारत सरकार की नहीं है कि चंद गुंडे बदमाश मिलकर के कल किसी चीज के ऊपर टैक्स लगाने लगे और सरकार चुप बैठी रहे? यह एक तरीके से भारत के हिंदुओं के लिए जजिया है। हमने ऐसे ऐसे लोगों को पुरस्कारों से नवाजा है जिनका कमीशन में नाम है कि जो इस महाराष्ट्र के हिंदू मुस्लिम दंगों के मुखिया थे, उन कमीशन में उनका नाम है, उन्हें अवार्ड मिल गया। वो राजनीतिक मजबूरियां हो सकती हैं, लेकिन सावरकर का जब यह वादा किया गया कि हम सत्ता में आएंगे तो सावरकर को भारत रत्न देंगे, तो फिर इस भारत रत्न को देने के लिए क्या किसी खास समय का इंतजार है? और अगर है और ईमानदारी है तो मैं यकीन करने के लिए तैयार हूं, क्योंकि यह यकीन मेरा इसलिए मजबूत होता है कि भारत के प्रधानमंत्री संवैधानिक पद पर बैठने के बाद मैंने पहली बार देखा कि हर उनकी पुण्यतिथि और जन्मतिथि के ऊपर बिना किसी से शर्माए भारत का प्रधानमंत्री सावरकर के चित्र पे फूल तो कम से कम चढ़ाता है। यह बदलाव है। एक ऐसे समय में सत्ता बदली है जब पूरी दुनिया के अंदर उथल पुथल है, भारत में भी है, और कुछ काम की टाइमिंग क्या होगी, कैसे उसको करना है, इसे मैं उनके विवेक पे छोड़ देता हूं। लेकिन आपके इस कार्यक्रम के माध्यम से एक पवित्र मौके पे मैं फिर कहूंगा कि देश के सनातनी हिंदुओं, आने वाली नस्लों को अगर जिंदा रखना चाहते हो कि हजारों साल पुरानी तुम्हारी परंपराएं, आस्थाएं, सरोकार जिंदा रहें, तो तुम्हें कुछ युद्ध लड़ने ही पड़ेंगे। यह बात सावरकर भी कहते थे कि आजादी जो है बिना लड़े नहीं मिलती। दुनिया में कहीं ऐसा नहीं हुआ और हमारे यहां भी नहीं हुआ, लेकिन चादर यह चढ़ाई गई कि हमने डंडे खाने से, धरने से, प्रदर्शन से आजादी ले ली। आज एक बार फिर मैं ये मानता हूं कि आधुनिक युग में भी, आज के युग में भी हजारों साल पुराना वही फॉर्मूला रिलेवेंट है कि दुनिया में हर आदमी चाहता है शांति हो, हर आदमी चाहता है, लेकिन शांति उन्हीं को मिलती है जो समय समय पे शक्ति का प्रदर्शन करते हैं। और आज की लड़ाई सिर्फ हथियारों से नहीं है। आज की लड़ाई के हथियार हैं स्लोगन, नारे, नरेटिव, आपकी अर्थव्यवस्था को कमजोर करना, आपकी इकोनॉमी के ऊपर अपने मजहब का रंग चढ़ाना। इसी का एक जीता जागता उदाहरण देना चाहता हूं। भारत में जितने भी सामान बनते हैं वो खाने से लेकर के ईंट पत्थर तक, उनकी गुणवत्ता को लेकर के सरकार उसको कोई सर्टिफाई करती है, लेकिन राजनीतिक जब बिकाऊ हो जाते हैं, एमएलए के लिए, प्रधानमंत्री के लिए, राष्ट्रपति के लिए, अपने स्वार्थों में जब बिकाऊ होते हैं तो वो कैसे बिकते हैं? भारत के अंदर एक लंबी रणनीति के तहत कई काम हुए, कुछ विजिबल हैं और कुछ इनविजिबल हैं। मैं समझता हूं कि यह मौका इसलिए दिया है मुझे आज कि सावरकर की तमाम बातें किताबों में दर्ज हैं। समय समय पर कुछ लोग कीचड़ उछालते हैं, लेकिन आज मौका है कि हमारे सामने आज की चुनौतियों में सावरकर होते तो क्या कहते हैं। इसलिए आज मैं मानता हूं उस समय से ज्यादा बड़ी लड़ाई है। इसमें हर एक की भूमिका है, सिर्फ तलवार उठा के लड़ने वालों की भूमिका नहीं है, हर स्तर पर है। जो व्यापार कर रहे हैं, जो खेल के मैदान में हैं, जो समाज सेवा में हैं, जो अध्यापक हैं,
जो गायकार हैं, जो संगीतकार हैं, हर जगह आपकी भूमिका है। और जब आप अपनी भूमिका का निर्वहन नहीं करते और यह देखते हैं कि सब कुछ सत्ता के शीर्ष वाला ही करेगा, तब इस देश में खामोशी से इस्लामिक जिहाद की सबसे बड़ी निशानी यकायक लोगों को पता चली। क्योंकि हमको इससे क्या फर्क पड़ता है कि हम चिप्स खरीद रहे हैं या मशीन खरीद रहे हैं या रिवॉल्वर खरीद रहे हैं या पेस्ट खरीद रहे हैं, हमें क्या फर्क पड़ता है? हमें तो कोई पेस्ट मिल जाए, हम कुछ भी कर लेंगे। तब जाके लोगों को, जो आज इस समाज में अलग अलग छोटे रूप में काम कर रहे हो, चाहे रंजीत सावरकर हो, चाहे प्रोफेसर कपिल कुमार हो, चाहे कर्नल आर एस सिंह साहब हो, जीडी बख्शी हो, ये तमाम सारे लोग आपसे किसी के खिलाफ हथियार उठाने की बात नहीं कर रहे। ये कह रहे हैं कि आप बात का बात से जवाब दीजिए, तर्कों पे दीजिए और चांटे का जवाब चांटे से दीजिए। कोई आदमी तलवार लेके आपके सामने खड़ा हो जाएगा, आप मंत्रों को उच्चारण करेंगे, आप उसे शांति का पाठ पढ़ाएंगे, तो फिर भारत में सेना क्यों है भाई? हमें सेना की जरूरत ही नहीं होनी चाहिए। लिहाजा इस्लामिक जिहाद जो इस देश में खामोशी से हमारी अर्थव्यवस्था में घुसा है, बहुत धीरे से घुसा है और हमें पता नहीं चला, और वो पूरे देश में छाया हुआ है। क्योंकि दलाल नेता हमारे यहां बिक जाते हैं और ऐसी बातों को मंजर आम नहीं करते, सरे महफिल नहीं कहते, क्योंकि उनकी साठ गांठ होती है। वो समझते हैं कि जीवन भर वही रहेंगे। वो ये भूल जाते हैं कि जब इस्लामिक आतंकवाद का कुचक्र चला तो पूरा ईरान जो है कन्वर्ट हो गया। अफगानिस्तान था आपके पास, श्रीलंका था आपके पास, पाकिस्तान था आपके पास, बांग्लादेश था आपके पास, इंडोनेशिया था आपके पास। ऐसे ही कायर लोग रहे होंगे। हमारी अर्थव्यवस्था के अंदर एक नया एजेंडा चल रहा है। यह हलाल सर्टिफिकेट लीजिए आप, और जब तक आपके पास हलाल सर्टिफिकेट नहीं होगा, ना तो आप मकान बेच सकते हैं, ना टूथपेस्ट बेच सकते हैं, ना सीमेंट बेच सकते हैं। हर चीज पे एक ऐसे मानिए कि कुछ गुंडों ने, बदमाशों ने, जो आर्थिक रूप पे बहुत संपन्न थे, उन्होंने पूरे देश के अंदर नेताओं को घूस दी और हलाल सर्टिफिकेट, यानी ये सर्टिफाई हम करेंगे कि ये जो प्रोडक्ट है ये हलाल है कि नहीं है। अब तक हम हलाल और झटका सिर्फ यही समझते थे कि ये जो जानवरों की कुर्बानी दी जाती है, इसमें एक झटके से काटा जाता है, इसे झटका कहते हैं, और जिसे धीरे धीरे काटा जाता है उसे हलाल कहते हैं। उन्होंने जानबूझ के ये शब्द चुना है, बहुत खामोशी से चुना है, और इस शब्द के तहत बाकायदा एक पूरा इस देश में सिस्टम खड़ा हुआ है। अब बाबा रामदेव को कुछ भी बेचना है यूएई के अंदर तो हलाल सर्टिफिकेट, और हलाल सर्टिफिकेट की फीस है। अब जिसको सामान बेचना है वो लेगा मजबूरी में, नहीं तो लड़ेगा। क्या यह जिम्मेदारी भारत सरकार की नहीं है कि चंद गुंडे बदमाश मिलकर के कल किसी चीज के ऊपर टैक्स लगाने लगे और सरकार चुप बैठी रहे? यह एक तरीके से भारत के हिंदुओं के लिए जजिया है कि सरकार कुछ भी कहे, लेकिन आप हमें इसका इतना पैसा देंगे तब हम ये सर्टिफिकेट आपको देंगे, तब आप अपना माल बेच सकेंगे। ये खुली गुंडागर्दी है। इसका कभी विरोध हो रहा है? नहीं हो रहा है। और दूसरी बात, सावरकर का सेकुलरिज्म आज का पाखंड सेकुलरिज्म नहीं था, बिल्कुल नहीं था। लेकिन इस सेकुलरिज्म को हम थोड़ी देर के लिए मान भी लें तो जब तक सावर साहब जिंदा रहे तब तक तो उनके सामने वही सेकुलरिज्म था जो बी आर अंबेडकर ने दिया। लेकिन 1976 में एक सेकुलरिज्म आया, और कमाल का सेकुलरिज्म है ये कि इस सेकुलरिज्म के तहत संविधान सेकुलर है, देश का कानून सेकुलर है, देश का सिस्टम सेकुलर है। लेकिन अजीबोगरीब बात है कि इसी सेकुलरिज्म के अंदर 1976 में जब भारत के संविधान में इसे चोरी से जोड़ा गया, सेकुलरिज्म और सोशलिज्म को प्रीएम्बल के अंदर, उसी सरकार ने, उन्हीं लोगों ने जिन्होंने 1976 में सेकुलरिज्म का शब्द जोड़ा, वही लोग 1993 में आप देखिए कि माइनॉरिटी कमीशन ऑफ इंडिया बनाते हैं।
वही लोग सच्चर कमीशन बनाते हैं, वही लोग मुस्लिम एजुकेशन बोर्ड बनाते हैं, वही लोग वक्फ बोर्ड के अंदर अमेंडमेंट करते हैं। आप मुझे बताइए, अगर यह देश सेकुलर है तो फिर यह मुसलमानों की इतनी दुकानों को लीगलाइज किसने किया? अगर यह आप देना भी चाहते थे तो यह तभी जस्टिफाई था जब भारत हिंदू राष्ट्र होता। इसलिए मैं मानता हूं आज एक एक व्यक्ति को, जो इस देश से नहीं, क्योंकि देश और राष्ट्र की कल्पना अलग अलग है। सावरकर, तिलक, सुभाष, विवेकानंद, इन सब की कल्पना में राष्ट्र था, देश नहीं था। देश को तो कोई ना कोई चलाता है। देश को चलाने के लिए संविधान है, न्यायपालिका है, पुलिस है, फौज है, हर चीज का नियम बना हुआ है। लेकिन राष्ट्र को चलाने का काम समाज का होता है। राष्ट्र मेरी आस्थाओं से, परंपराओं से, सरोकारों से चलता है। इसलिए क्योंकि राष्ट्र कमजोर किया गया, राष्ट्र में रहने वाले उन लोगों की आस्थाओं को कमजोर किया गया, इसलिए इस देश में कई फैसले एक तरफा हुए, लेकिन कोई बोलता नहीं है। इसलिए मैंने कहा कि आपने अपने संगठन को, हिंदुओं की ठेकेदारी तो बड़ी कर ली होगी, चंदे तो इकट्ठे कर लिए होंगे, लेकिन आपकी आंखों के सामने हुआ और आपका कोई भाषण, कोई स्पीच, कोई लेख नहीं मिलता है कि भारत के अंदर जितने भी मंदिर हैं उन मंदिरों का 80% चढ़ावा सरकार लेती है। यह सेकुलरिज्म की सरकार हिंदुओं के मंदिर से पैसा लेती है। सिर्फ एक देवस्थानम बोर्ड 1300 करोड़ रुपया सालाना मंदिर का लेती है। 520 करोड़ रुपया वैष्णो देवी का, जो मेरी आस्था का पैसा है, सरकार ले जाती है और फिर उसे उससे सच्चर कमीशन की रिपोर्ट में 5,500 करोड़ का बजट देना होता है। माइनॉरिटी कमीशन के नाम पे आपको मुसलमानों को बांटना होता है, मदरसों को पैसा देना होता है। लेकिन यह कानून इस सेकुलर इंडिया के अंदर न गुरुद्वारों पर है, न मजारों पर है, और ना ही वो जो चिड़ियाघर है उसमें है, जिसे गिरजाघर कहते हैं, वो कहीं नहीं है। मंदिरों का सरकारों ने अधिग्रहण किया हुआ है, क्योंकि यह समाज सिर्फ चाहता है हमारी गिनती से लोग डरें। नहीं, कभी ऐसा नहीं हो सकता। आप सावरकर को याद कीजिए, सुभाष को याद कीजिए, आप छत्रपति महाराज को याद कीजिए, आपको तब पता चलेगा कि आपके पूर्वज कमजोर और डरपोक नहीं थे। अगर सत्ता पे कुछ समय के लिए चापलूस आ गए हैं तो आपने कम से कम, आपको यह बोध तो हो गया है कि सत्ता में वो लोग बैठे कि आपके दबाव के कारण सुभाष चंद्र बोस की तमाम गुप्त फाइलों को डीक्लासिफाई किया गया। सुभाष चंद्र बोस जहां जॉर्ज पंजम की मूर्ति लगी हुई थी, जॉर्ज पंजम का ही रिश्तेदार था माउंटबेटन, वहां आज सुभाष की मूर्ति लग रही है। आजादी के बाद 1979 की 2 घटनाएं हैं रंजीत भाई। 1979 में 2 घटनाएं घटी हैं। हो सकता है संचार क्रांति के कारण लोगों को पता ना हो। 79 में बिहार राज्य का एक सपूत, जिसने इंदिरा गांधी की डिक्टेटरशिप के खिलाफ एक जन आंदोलन को खड़ा किया, जिसे हमारी जनरेशन जेपी आंदोलन के नाम से जानती है, और सत्ता पलट दी। लेकिन जेपी की पीठ पर सत्ता की गद्दी तक पहुंचने वालों ने, कितने कायर और कमजोर लोग थे कि जब जेपी का देहांत हो गया तो आप सोचिए कि उनको यह कहा गया कि भाई हम पार्लियामेंट में उन्हें श्रद्धांजलि देना चाहते हैं, लेकिन कुछ लोग खड़े हुए। इसलिए मैंने कहा कि जो लोग दिखावा कर रहे थे वो कितने अधूरे मन से कर रहे थे। ऐसा नहीं था कि सत्ता पलटने के बाद जो लोग सत्ता पे आए थे वो 1960 में भारत की पार्लियामेंट के मेंबर नहीं थे।
ऐसा नहीं है, 55 में भी थे, 52 में भी थे। 1960 की घटना के बारे में वो चुप रहे, और जब जेपी को भारत की संसद में श्रद्धांजलि देने से मना कर दिया तो चुप बैठ गए। इससे लगता है कुछ लोग जाति देख करके शायद काम करते हैं, इसलिए उनको श्रद्धांजलि नहीं दी गई। लेकिन 79 में विदेश में किसी बड़े समुद्र में या किसी टापू पर भारत के पहले गवर्नर जनरल, जिसने महारानी के प्रति अपनी वफादारी देते हुए गवर्नर जनरल बना, वो लॉर्ड माउंटबेटन जिस बोट पर फिशिंग कर रहे थे, उस बोट में बम लगा हुआ था और बम फटने से उनके चिथड़े उड़ गए। हमारी मानसिकता देखिए कि भारत की नेवी की एक टुकड़ी भारत से गई और लॉर्ड माउंटबेटन को आखिरी सलामी देके आई।